आज हम वर्कशीट 43 में कार्बन के बाद वाला जो पार्ट तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, जिसमें तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बताया गया है, उसको पढ़ेंगे। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब तत्वों से मिलकर बनी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे कोई कुर्सी हो, टेबल हो या अन्य कोई वस्तु हो, सभी तत्वों से मिलकर बनी हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में तत्व ही जीवन का और अन्य वस्तु का आधार होता है। यहाँ हम देखें तो यहाँ पे पहले 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। पहला, हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। यानी हमारे आसपास जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें से कुछ पदार्थ तत्व होते हैं, कुछ पदार्थ मिश्रण होते हैं और कुछ पदार्थ यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा आपको पॉइंट दे रखा, तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर अणुओं शब्द गलत लिखा हुआ है। इस अणुओं के स्थान पर यहाँ परमाणु शब्द आना चाहिए, क्योंकि जो भी तत्व होते हैं वो सब तत्व परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि जितने भी तत्व हैं वो सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर नहीं बने होते। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है, सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व ही हैं, अणु न के बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है, अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यानी प्रकृति में हमने अभी तक 118 तत्वों की खोज कर चुके हैं, की जा चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 98 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी प्रकृति में विद्यमान हैं। बाकी जो अन्य तत्व हैं वो प्रकृति में विद्यमान नहीं है, उन्हें कृत्रिम रूप से बनाया गया है, यानी उनका संश्लेषण प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। अब बात आती है वर्गीकरण की आवश्यकता, कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। यहाँ आपको दे रखा है, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया है। तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ों को या किन्हीं भी तत्वों को या समूहों को वर्गीकृत इसलिए किया जाता है ताकि उनका सही प्रकार से ढंग से अच्छी तरह से उनका अध्ययन किया जा सके। यानी सुव्यवस्थित ढंग से उनको पढ़ने के लिए उनका अध्ययन किया जा सके, उनके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके, वो अन्य तत्वों से किस प्रकार भिन्नता रखते हैं, किस प्रकार समानता रखते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया था। सबसे पहले जितने भी तत्व पाए गए थे उन तत्वों को 2 भागों में बांटा गया था, पहला धातु और दूसरा अधातु। जैसे जैसे तत्वों और उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किए गए। जैसे जैसे तत्वों के बारे में हमें और जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे हमने इनके वर्गीकरण करने के तरीक़ों को अलग अलग किया और नए नए वैज्ञानिकों ने और नए नए रसायन शास्त्रियों ने इन तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए नए नए शोध किए, नई नई विधियाँ अपनाई। जो प्रमुख विधियाँ जो नॉलेज में आई या रसायन शास्त्र में महत्वपूर्ण रखती हैं, उनमें से पहला जो आपको दे रखा है वो दे रखा है डोबे राइनर त्रिक। डोबे राइनर एक वैज्ञानिक था जिसने तत्वों के 3 समूह बनाए थे। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ दे रखा है, सन 1817 में डोबे राइनर एक जर्मन विशेषज्ञ ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा जाता है। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। माध्य का तात्पर्य औसत होता है। यानी डोबे राइनर ने करा क्या, उसने
तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और इन तीन तीन तत्वों के समूह को त्रिक कहा गया। इन त्रिक में क्या विशेषता थी? इन त्रिक में यह विशेषता थी कि इस त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर उनका आधा किया जाए, अर्थात औसत ज्ञात किया जाए या माध्य ज्ञात किया जाए, तो उसका जो मान था वो बीच वाले तत्व के मान यानी बीच वाले तत्व के परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता था। जैसे हम यहाँ देखें तो इसने उदाहरण में दे रखा है, 3 उदाहरण आपको यहाँ दे रखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, LiNa, दूसरा उदाहरण दे रखा आपको Ca, कैल्शियम, Sr, स्ट्रांशियम, Ba, बेरियम, और तीसरा उदाहरण दे रखा है क्लोरीन, Cl, ब्रोमीन, Br और आयोडीन I। उदाहरण में आपको यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाले त्रिक के परमाणु भार के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। लिथियम का जो परमाणु भार है वो 6.9 है, सोडियम का 23.0 है और पोटेशियम का 39 है। जब पहले यानी लिथियम और पोटेशियम तीसरे के जोड़कर इसको आधा करते हैं यानी उनका औसत निकालते हैं, तो इनके परमाणु द्रव्यमानों का जो औसत आता है वो 22.95 आता है, जो कि लगभग सोडियम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है। इस प्रकार इसने यानी डोबेराइनर ने अपने त्रिकों को व्यवस्थित किया। परंतु जैसे जैसे और तत्वों की खोज होती गई, ये वर्गीकरण की विधि सरल नहीं रही, कठिनाई होती गई इसमें, इसलिए इसको नकार दिया गया, अर्थात ये असफल हो गई। डोबेराइनर की यहाँ सीमाएं दे रखी हैं। यहाँ दे रखा है, डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। उसके बाद आ जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम की हम बात करें तो इसमें न्यूलैंड्स ने तत्वों को संगीत के 7 सुरों के क्रम के आधार पर वर्गीकृत किया था। इसने यहाँ पे दे रखा है, इसमें न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। यानी जिस प्रकार संगीत के 7 सुरों में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, पहले 7 सुर के साथ ही जब 7वें के बाद 8वां सुर आता है तो वो पहले के समानता दर्शाता है, यानी पहले से समानता दर्शाता है। इसी प्रकार न्यूलैंड्स के नियम में भी यही होता है। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण, लिथियम एवं सोडियम धातु के गुणधर्म या गुण समान थे। यहाँ पर आपको देखें तो आपको ये दिखा रखा है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, उसके बाद जो 8वां तत्व आएगा वो वापस सा आएगा, अर्थात पहले तत्व से समानता दर्शाएगा। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन H, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, ये 7 तत्व हो गए। आने वाला 8वां जो तत्व है, यहाँ पर इसमें जो फ्लोरीन दिखा रखा है वो हाइड्रोजन से समानता दर्शाता है, इसलिए उसको इसके नीचे रखा गया है। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इस प्रकार उन्हें तत्व को रखा। अब इस नियम में अर्थात अष्टक नियम में या न्यूलैंड के अष्टक नियम में बहुत सारी कमियां भी थीं, जिसके कारण यह सिद्धांत आगे तक नहीं जा पाया। अब क्या इसकी सीमाएं और क्या कमियां रहीं उसमें आपको देख रहा है। पहला, यह नियम केवल कैल्शियम धातु अर्थात हल्के तत्वों तक ही लागू होता है, यानी कैल्शियम के बाद इस नियम को लागू करते हैं तो गुणधर्मों में अर्थात तत्वों के गुणधर्मों में बहुत ज़्यादा समानता न होकर असमानताएं दिखाई देती हैं। दूसरा पॉइंट, नए तत्वों के गुण इस सारणी में या इस सारणी से मेल नहीं खाते, हमने बता दिया अभी आपको। तीसरा, सारणी में तत्वों को सम्मिलित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रखा गया बल्कि असमान तत्वों
जिनके गुण में या गुणधर्मों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया गया। यानी बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनमें कोई समानता नहीं थी, अर्थात समानता कम असमानताएं ज़्यादा थी, फिर भी उनको एक साथ रख दिया गया था। अब यहाँ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, तो उन अभ्यास प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला आपको दे रखा है, तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों थी। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए उनका वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डोबेराइनर त्रिक दर्शाते हैं। तो हमने उदाहरण में पढ़ा था, लिथियम Li, सोडियम Na और पोटेशियम K, ये तीनों तत्व डोबेराइनर त्रिक को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, न्यूलैंड ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्तियों में विभक्त किया, यह सत्य है असत्य है। अब इसको आप गौर से पढ़ें तो ये असत्य है, क्योंकि ये पंक्तियों की बात कर रहा है। पंक्तियों को क्षैतिज पंक्तियाँ नहीं हैं, ये 7 पंक्तियाँ जो हैं वो ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ हैं, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं बताइए। तो हमने बताया था आपको कि यह नियम केवल हल्के तत्वों अर्थात कैल्शियम परमाणु तक ही लागू होता है। दूसरा, इसमें तत्वों के जो गुण धर्म थे वो आपस में मेल नहीं खाते। और तीसरा कि कुछ असमानता अधिक वाले तत्वों को भी एक साथ रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्या नीचे दिए गए तत्व के समूह डोबेराइनर त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। आपको यहाँ परमाणु भार दे रखे हैं, उनका उत्तर अब जानने के लिए हमने आपको इसके नीचे PDF बनाई है, उसमें आपका हल देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सोडियम, सिलिकॉन और Cl 3 तत्व दे रखे हैं। यहाँ पर हम देखें तो पहला सोडियम और तीसरा क्लोरीन, इन दोनों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत या माध्य हम ज्ञात करें तो यहाँ पर सोडियम का 23 दे रखा है, क्लोरीन का 35 दे रखा है। इन दोनों को जोड़कर इनका आधा करते हैं तो 29 आता है। जो इसके बीच वाले तत्व सिलिकॉन के परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के लगभग बराबर है, अर्थात ये समूह डोबेराइनर त्रिक को प्रदर्शित करता है। दूसरा, Be, Mg और Ca यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनकी हम जब बात करें तो यहाँ पर बेरिलियम का जो परमाणु भार है वो 9 है और कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो 40 है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं और इसका आधा करते हैं, जोड़ने पर 49 आता है, उसका आधा करते हैं तो 24.5 आता है, अर्थात 24.5 जो है वो मैग्नीशियम के परमाणु द्रव्यमान अर्थात परमाणु भार के लगभग बराबर है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ मैग्नीशियम का जो परमाणु भार दे रखा है वो 24 दे रखा है आपको, जो इसके लगभग बराबर है। अतः दोनों ही जो समूह आपको दे रखे हैं 3 तत्वों के, ये दोनों ही 3 तत्वों के समूह डोबेराइनर त्रिक को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आपको कोविड का एक संदेश दे रखा है, इसको आप ज़रूर अपनाएं। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। इसके साथ साथ ही जब आप बाहर निकलें तो मास्क को ज़रूर पहनें ताकि कोविड जैसी महामारी से बचाव हो सके। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई प्रश्न आपको पूछना हो इसमें तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।